हरिओम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। इससे पहले की जो दो वीडियोस मैंने अपलोड की थी उसमें आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड सिग्निफिकेंस डायमेंशनल फार्मूला के पढ़े थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला के क्या यूजेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो उसका यूज़ पढ़ा था, जिसे हम लोगों ने एज अ सिग्निफिकेंस डिस्कस किया था। तो जो पहला सिग्निफिकेंस मतलब जो पहला यूज़ था उसका वो ये कि किसी क्वांटिटी का फार्मूला कैसे डराइव करें बाय यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करके हम लोग किसी क्वांटिटी को कैसे डराइव करते हैं, और उसमें आप लोगों ने टाइम पीरियड डिराइव किया था सिंपल पेंडुलम का, T=2π√L/g। ओके, तो एक शायद मैंने एग्जांपल आप लोग को बताया था। और उसके बाद जो सेकंड यूज़ था उसका डायमेंशनल फार्मूला का जो सेकंड सिग्निफिकेंस था, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। और आई थिंक मुझे याद है मैंने आप लोगों को उसमें 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन ये कन्वर्ट करना बताया था, और शायद 1 जूल = 10⁷ अर्ग। ये दो एग्जांपल मैंने आप लोग को करके दिखाए थे। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड सिग्निफिकेंस पे। थर्ड यूज़ डायमेंशनल फार्मूला हम लोग और कहाँ यूज़ करते हैं। तो जो थर्ड सिग्निफिकेंस है वो है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फार्मूला। कोई भी फार्मूला है, जैसे अब यही एक फार्मूला है टाइम पीरियड का। ये टाइम पीरियड का जो ये फार्मूला है T=2π√L/g, क्या ये सही फार्मूला है? इसकी एक्यूरेसी क्या है? इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, हम लोग इस प्रिंसिपल के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, तो आप लोग केयरफुली इसको सुनिए क्या है ये प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोग इस थर्ड सिग्निफिकेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऐड और सब्ट्रैक्ट। ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था मैथ्स में, अलजेब्रा में, ओनली लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल 2x + 3x ऐड होके 5x हो जाएंगे, लेकिन अगर हम सोचें कि 2x और 3y को ऐड करें तो ये ऐड नहीं होगा। ओके, तो जिस तरह से सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड होते हैं अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा, तो उसी तरह से अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल 3 kg + 2 kg, 3 kg + 2 kg ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 kg और 2 kg ये दोनों मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ऐड होके 5 kg हो जाएंगे, बिकॉज दोनों मास की क्वांटिटीज़ हैं। या अगर हम इन्हें माइनस करना चाहते तो 3 kg - 2 kg कितना बचता? 1 kg। बट अगर आप 3 kg को ऐड करना चाह रहे हैं 2 मीटर में, तो क्या ये पॉसिबल है ऐड होंगे? बिल्कुल नहीं ऐड होंगे। क्या ये सब्ट्रैक्ट होंगे? बिल्कुल सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइक क्वांटिटीज़ ही ऐड होती हैं और सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड डिफरेंट क्वांटिटीज़। हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ सेम क्वांटिटीज़ ही होती हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले ये इस बात पे ध्यान करते हैं कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला का क्या यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो किसके बारे में बात करती है। डायमेंशनल एनालिसिस किसी क्वांटिटी के यूनिट के बारे में बात करती है। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ kg
नॉट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो अलग बात है कि हम लोग इसे न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हमें डायमेंशनल फार्मूला बनाना था तो क्या हमें फोर्स की वैल्यू से कोई मतलब था? बिल्कुल भी मतलब नहीं था, ठीक है। हमें उसकी यूनिट से मतलब था। हमने जो भी इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाया था MLT-2, दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, वो किससे बना? यूनिट से बना। केजी मतलब m हो गया क्योंकि मास यूनिट है, मीटर लेंथ यूनिट है तो l हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर तो t की पावर -2 यहाँ लिख दिया गया है। मतलब जब भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं? हम लोग डिस्कस करते हैं उसके यूनिट के बारे में, ठीक है ना। तो अगर हमें ये जो थर्ड हम लोग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, थर्ड सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला, और उसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हैं, तो हमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो समझ लेना चाहिए कि मैं एक डिस्कस करता हूँ आप लोग से, समझिएगा। m + m कितना होगा? सोचिए, what will be the value of m + m, and this m stand for the symbol of mass। जैसे यहाँ पे kg की जगह हम लोगों ने कैपिटल M लिखा है, मीन्स कैपिटल M इज़ द सिंबल ऑफ मास। तो ये हम उसी m की बात कर रहे हैं। तो m + m क्या होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि m + m 2m होगा तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, ठीक है ना। m + m यहाँ पर m ही होगा। सिमिलरली m - m भी m होगा। L या L - L ये भी L ही होगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ये कोई टर्म्स नहीं है। मैं आपको बता दूं, m इज़ नॉट अ टर्म हेयर। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि x + x 2x कर देते हैं, बिकॉज x इज़ अ टर्म। ओके, तो इसका जो कोफिशिएंट 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे m कोई टर्म नहीं है, m एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 2 kg + 3 kg क्या हो गया? 5 kg, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जब हमने इनको ऐड किया तो 2 + 3 ऐड होके 5 हो गए, लेकिन kg + kg क्या 2 kg हुआ? नहीं, ये जो 5 आया ये 2 + 3 को ऐड करने पे आया है, लेकिन kg + kg तो kg रहेगा ना। तो यहाँ पे यही kg जो है देख रहे हैं आप, वो यहाँ पे m + m है। तो m + m 2m ना होके m + m m ही रहेगा, m - m भी m रहेगा। ऐसे l ऐसे t सभी जगह यही चीज़ अप्लाई होती है। ये याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। क्लियर? मतलब दो सेम यूनिट ऐड नहीं होती हैं, दो सेम यूनिट ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पर वही सेम यूनिट ही रहती हैं। क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग थर्ड सिग्निफिकेंस के बारे में एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, तो इसको समझने के लिए हम लोग, क्योंकि स्टेटमेंट है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फार्मूला, तो एक्यूरेसी अगर किसी फार्मूले की चेक करना है तो एक फार्मूला चाहिए। तो हम लोग इसी को सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, t = 2π√L/g। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी फार्मूले की एक्यूरेसी चेक करना, इसका मतलब ये होता है आपको ये देखना है कि ये फार्मूला एक्यूरेट है कि नहीं। और वो कैसे चेक करेंगे? जो LHS में जो भी टर्म लिखा हुआ है और RHS में जो भी टर्म लिखा हुआ है, इन दोनों के डायमेंशनल फार्मूला क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है ना। LHS में राइट हैंड साइड में t है, t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। इसका जो भी डायमेंशनल फार्मूला होगा वो, और इधर RHS में जो लिखा है 2π√L/g, इसका जो भी डायमेंशनल फार्मूला होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए? आपस में सेम होने चाहिए। तो चलिए, डायमेंशनल फार्मूला DF शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो ये डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? t ही है, क्योंकि टाइम पीरियड ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग सिंपली m0L0t लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? क्लियर हुई बात की नहीं क्लियर हुई? m0L0t लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टाइम है, ठीक है ना, और ये खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS का डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS, अच्छा यहाँ पे RHS में क्या लिखा हुआ है आप देखिए, 2π एक वैल्यू होती है। जैसे कोई नंबर होता है 1 2 3 4 5, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट किसकी होती है? किसी फिजिकल क्वांटिटी की होती है। 2π कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सिंपल नंबर, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना।
यूनिट जैसे हम लोग लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेंथ अगर 10 है तो 10 आगे मीटर या सेंटीमीटर कुछ लगाना पड़ेगा, किलोमीटर लगाना पड़ेगा। मास है तो उसमें केजी या ग्राम लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसकी तो यूनिट ही नहीं होगी, छोड़ देते हैं। अब बच क्या रहा है, √L/g। इसमें पहले देखते हैं एल की यूनिट क्या है। व्हाट इज़ एल हेयर? एल रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। किसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ होती है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। अपॉन जी इज़ व्हाट हेयर? अगर आप बात करें तो जी क्या है यहाँ पे? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फार्मूला शायद आप लोग को याद भी हो गया होगा, LT। व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? याद करिए, LT-2। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब एक चीज़ मुझे बताइए, साथ में अंडर रूट भी लगा हुआ है ना, क्या अंडर रूट को होल पावर हाफ कर दें चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अब देखिए L से तो L कैंसिल हो गया, और t की जो पावर -2 थी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो t की पावर 2 हो जाएगा, और पावर साथ में क्या लगा हुआ है? हाफ। तो स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए, ये हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ t बचेगा। अच्छा, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो m0 L0 और सिर्फ एक t बचेगा। देखिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS बोथ आर सेम। इट मीन्स कि ये जो ये जो फार्मूला है ये एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है, ठीक है ना। एक्यूरेसी चेक करने का मतलब ही था कि LHS और RHS का डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर? कुछ और एक दो एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ओके, तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ LHS की बात करें, ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS क्या होगा? अब आपको या तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसका होता है mL² T⁻⁻²। एनर्जी, अच्छा एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं, अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, या किसी भी तरह की एनर्जी की बात करते हैं, तो सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है mL² T-2। अच्छा, सिंपली बताइए SI यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल। SI यूनिट, अब मैं चलो थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। SI यूनिट इज़ जूल, ठीक है, चलिए ओके। किसकी एनर्जी है SI यूनिट? जूल की। और जूल वर्क की भी यूनिट होती है। अगर सपोज आप पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट आपको याद नहीं है, तो इतना तो पता ही होगा कि SI यूनिट क्या होती है? जूल। और SI यूनिट जूल वर्क की भी होती है। और वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? आपको इतना याद होना चाहिए, और अगर वो भी नहीं याद है तो kg/s², ये इसकी बेसिक यूनिट होती है फोर्स की। और इनटू ये s क्या है यहाँ पे? ये अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर s, ये वाला s सेकंड के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि ये यूनिट लिखी है आपने, और ये इस फॉर्मूले में ये s यूज़ किया गया है डिस्प्लेसमेंट के लिए। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी s सेकंड के लिए भी यूज़ हो रहा है, s डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे मीटर m मीटर के लिए भी यूज़ होता है, m मास के लिए भी यूज़ होता है। फॉर्मूले में m लिखा जा रहा है तो वो मास होता है, यूनिट में m लिखा जा रहा है तो मीटर होता है। ऐसे फॉर्मूले में s लिखा जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट है, और यूनिट में s लिखा जा रहा है तो वो क्या है? वो सेकेंड है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। तो यहाँ से क्या बन गया? kg मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, अपॉन में सेकेंड स्क्वायर है तो s-2 लिख सकते हैं आप। तो इसको अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में कन्वर्ट करें तो kg मतलब कैपिटल M, ये स्मॉल m लेंथ के को रिप्रेजेंट कर रहा है तो L², और t सेकंड के लिए t होता है -2। तो दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला। ये हमने बना लिया किसके लिए? वर्क के लिए। और वर्क का डायमेंशन फार्मूला और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है डायमेंशनल फार्मूला फॉर ऑफ LHS। LHS क्या था? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mL² T-2। क्लियर हुआ बात कि नहीं? तो ये तो एनर्जी का हो गया, किसका? LHS का। अब हम लोग RHS चेक करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS, ठीक है। तो RHS में आप देखिए, ये m फॉर, बताइए m फॉर क्या होता है? मास। फार्मूले में जब m यूज़ होता है तो मास होता है। तो मास का क्या हो गया? kg, ठीक है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h क्या है यहाँ पे? लेंथ,
लेंथ यानी मीटर। ओके, तो अब आप देखिए केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर को आप -2 लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा, केजी के लिए कैपिटल एम, एम के लिए एल क्योंकि मीटर है तो एल स्क्वायर, और एस यानी सेकंड के लिए माइनस टी हो गया, -2 गया। अब आप देख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS, बोथ आर सेम, सो फार्मूला इज एक्यूरेट। ये हमने चेक कर लिया कि हाँ फार्मूला एक्यूरेट है। ठीक है, क्लियर हुई बात कि नहीं। अब एक एग्जांपल और शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। अगर हम लोग, आप लोगों ने फार्मूले वो सब पढ़े होंगे, न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए एक लेते हैं हम लोग, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ओके, इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में हम लोग रखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। v² माइनस u² इक्वल टू 2as। अब ये फार्मूला एक्यूरेट है कि नहीं, तो ये v क्या है यहाँ पे, v इज़ वॉट, v इज़ फाइनल वेलोसिटी एंड u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल, वेलोसिटी की यूनिट तो सेम ही होगी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, LT-1, डायमेंशनल फार्मूला की मैं बात कर रहा हूँ, और स्क्वायर लगा हुआ है। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी का भी वही डायमेंशनल फार्मूला हुआ, LT-1 और पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, 2 एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बचा ए क्या होता है, LT- क्योंकि ए यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन, तो LT-2, और ये S क्या है यहाँ पे, लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया L। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर LT-1 का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, L² T-2। ओके, फिर क्या है, यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगी, L² T-2, और इधर आप देख सकते हैं L इंटू L, L² T-2। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था m प्लस m क्या होता है, m होता है, या m माइनस m क्या होता है, m होता है। बिल्कुल उसी तरह से ये यूनिट और ये यूनिट, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है ना। तो अगर इसमें से ये माइनस होगा, जैसे m से m माइनस होगा तो क्या 0 हो जाएगा, क्या नहीं होगा। ऐसे इसमें से ये माइनस होगा तो वही चीज़ सेम रहेगी, L² T⁻⁻2, और RHS भी वही है, L² T⁻⁻2। तो आपने यहाँ पे क्या देखा स्टूडेंट्स कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी का इस्तेमाल भी हमें यहाँ पे फार्मूले को प्रूफ करने के, फार्मूले की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसमें आप लोगों ने एक्यूरेसी चेक करना सीखा। इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का भी इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह से अभी तक आप लोगों ने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं आप उनको लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे फार्मूले अभी तक आपने फिजिक्स में पढ़े हैं और बहुत सारे फार्मूले अभी 11th क्लास में आप लोग को पढ़ने भी हैं। ओके, चलिए आगे कुछ एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, वैन डर वाल्स इक्वेशन होती है और इसके बारे में भी आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे और फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे। वैन डर वाल्स इक्वेशन है ये, एक्चुअल में प्रेशर है, P फॉर प्रेशर है, A और B ये दो कांस्टेंट्स हैं, V वॉल्यूम है, R एक तरह का कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में पढ़ोगे। गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। और T क्या है यहाँ पे, T है टेम्परेचर, T टेम्परेचर है, R जो है गैस कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, और A और B दो कांस्टेंट हैं। यहाँ पे आप लोग से पूछा जा रहा है डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है A और B का। इस फार्मूले की हेल्प से आपको A और B के डायमेंशनल फार्मूला बनाने हैं। क्या होंगे इनके डायमेंशन, अगर A और B दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या जो भी कुछ है उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है आपको। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ स्टूडेंट्स, ये जो वैन डर वाल्स इक्वेशन थी, आई थिंक यहाँ पे V² होता है, आई थिंक थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, बट अभी चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, समझ लीजिए, या अभी हटा देते हैं स्क्वायर, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब बताइए इनके डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाए A और B का। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ा था कि लाइक क्वांटिटीज़ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। मतलब अगर प्रेशर प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है A/V से, इसका मतलब इसका जो यूनिट होगी और इस पूरे की जो यूनिट होगी सेम होगी। तो मतलब हम लोग लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P
इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A अपॉन V। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर याद की डायमेंशनल फार्मूला या तो आपको याद होनी चाहिए, M(L-1T-2) होता है, और नहीं याद है तो मैंने आप लोग को बताना इससे पहले वाले वीडियोस में बनाना बताया था कैसे बनता है। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन यूनिट फार्मूला आपको पता है, एरिया का L² होता है, सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा। और इधर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A अपॉन V, तो A का तो हमें पता ही करना है, और V क्या है, वॉल्यूम। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे A² होता है, V² होता है। आप देख एक बार क्लियर कर लीजिएगा ज़रूर, तो यहाँ V² हो जाएगा। तो V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों किसी ना किसी तरह की लेंथ होती हैं, तो L³ आ जाएगा और स्क्वायर है, तो M(L⁻⁻1T²), और इधर ये L³ है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो L⁻⁶ हो जाएगा, इधर आगे मल्टीप्लाई होगा तो L⁻⁶ A हो जाएगा ये, ठीक है। और फाइनली डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A ये आ जाएगा M(L⁻⁻1) L⁻⁶, तो L⁻⁵ हो जाएगा और T²। तो ये देखिए डायमेंशनल फार्मूला हमने किसका निकाला, ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया किसका, A का। इसी तरह से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि V वॉल्यूम है और B क्या है, यहाँ पे एक कोई क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला पता करना है, लेकिन दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो अगर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मतलब दोनों के डायमेंशनल फार्मूला क्या होने चाहिए, सेम होंगे। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B किसके इक्वल होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब सेम क्वांटिटी। और मैं यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ, L³ होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम का L³ हो जाएगा, तो M0 L³ T0, ये डायमेंशनल फार्मूला किसका हो गया, B का हो गया। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशनल फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट जगह पे, और हमने यहाँ पे तीनों सिग्निफिकेंस भी सीख लिए इसके। थर्ड वाला आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ठीक है, आप लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी डाउट हैं आपको इससे रिलेटेड, जो मैंने यार ये तो पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 डायमेंशनल एनालिसिस के मैंने बनाए थे, उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। इस हिसाब से हमने डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एरर्स के बारे में, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग को सब अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।